बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम थर्ड लेक्चर ऑफ द चैप्टर ऑफ परसेप्शन एंड डिसीजन मेकिंग के ऊपर काम कर रहे ऑफ स्टीफन पी रॉबिन्स ऑफ द बुक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। लास्ट लेक्चर में हमने परसेप्शन को पढ़ा था, उसके बाद हमने परसेप्शन के साथ साथ एट्रीब्यूशन थ्योरी की कंट्रीब्यूशन को भी देख लिया। अभी हम देखते हैं कि क्या हमारी जजमेंट सिमिलर होती हैं। सो वी विल बी सीइंग व्हाट आर द शॉर्टकट्स इन जजिंग अदर्स और उसकी इम्प्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशंस पे क्या होती हैं। सो व्हाट आर द कॉमन शॉर्टकट्स इन जजिंग अदर्स। क्या हम एट्रीब्यूशन थ्योरी, जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात की है पिछले लेक्चर के हवाले से, क्या हम उसको बीइंग अ ह्यूमन उसी तरह से यूटिलाइज करते हैं? उसका जवाब हमारे साथ जो बनता है वो आता है कि नहीं। एट टाइम लोग शॉर्टकट्स को यूज़ करते हैं इन जजिंग अदर्स, और वो बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं, और उसकी बेस के ऊपर वो कोशिश करते हैं कि एक्यूरेट परसेप्शंस करें और रैपिड परसेप्शंस करें और वैलिड डाटा मौजूद हो फॉर द प्रेडिक्शंस। लेकिन एरर्स के चांसेस आपको मौजूद होते नज़र आते हैं। सो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और राइट जजमेंट्स भी हो सकती हैं, बोथ आर द पॉसिबिलिटीज़। तो वो कॉमन शॉर्टकट्स जो लोग यूज़ करते हैं इन जजिंग अदर्स वो क्या हैं? पहला कॉन्सेप्ट है हमारा, दैट इज टर्म्ड एज सिलेक्टिव परसेप्शन। व्हाट इज अ सिलेक्टिव परसेप्शन? सिलेक्टिव के जैसे हमें मानी पहले से पता है कि हम कंसिडर करते हैं कि कुछ फैक्टर्स को ले लेना और कुछ को छोड़ देना। सो सिलेक्टिव में हम ऑल एस्पेक्ट्स को नहीं लेते, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स को चुन के लेते हैं। सो कोई भी कैरेक्टर्स जो एक इंडिविजुअल को, ऑब्जेक्ट को या किसी भी इवेंट को अलग रखता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कि हम उसको किस तरह से परसीव करते हैं वो एक सेपरेट मीनिंग्स रखता है। सो उसमें हम सिलेक्टिव परसेप्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और एट टाइम हमें ये नज़र आता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस कि हम सारी चीज़ों को असेस कर सकें जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं। जस्ट एक एग्जांपल, अगर आप एक फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं और फ्रिज का दरवाज़ा बंद करते हैं तो आपको नहीं याद होगा कि फ्रिज में कितनी चीज़ें पड़ी थी और कितने डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें पड़ेंगी। कुछ को आप ज़रूर याद रख सकते हैं। सो आप कुछ स्टिमुलस लेते हैं, कुछ मुहर्रक आप उसको पिक कर लेते हैं। सो दैट एक्सप्लेन्स कि आप कुछ चीज़ों को, जैसे सड़क पे जाते हुए कुछ गाड़ियाँ आपको बड़ी अच्छी नज़र आती हैं और बाकी गाड़ियों को आप तवज्जो भी नहीं दे रहे होते। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गाड़ी आपकी पसंद की है उसके ऊपर आपकी नज़र टिकती भी है, उसको आप नोटिस भी करते हैं। जो आपकी पसंद की नहीं है शायद वो आपके नोटिस में नहीं आती। दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ बीइंग सिलेक्टिव। ठीक है। सो जो लोग इन सिलेक्टिव परसेप्शन में इन्वॉल्व होते हैं उसकी एग्जांपल हम थोड़ा सा लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक डियरबॉर्न एंड साइमन के हवाले से 23 बिजनेस एग्जेक्टिव्स के ऊपर एक स्टडी की गई और उन्होंने कहा गया कि वो एक कंप्रीहेंशन केस को रीड करें और डिस्क्राइब करें ऑर्गेनाइजेशन को एक स्टील कंपनी के हवाले से। सो हर मैनेजर को ये कहा गया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इन द केस उसको लिखें। 83% ऑफ द सेल्स एग्जेक्टिव उन्होंने सेल्स को इम्पॉर्टेंट दिया, 29% ऑफ द अदर्स डिड सो। सो रिसर्चर्स जो उनसे हैं उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने परसीव क्या किया, जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था किसी भी सिचुएशन के हवाले से वो उनके अपने यूनिट से रिलेटेड चीज़ें थी, अपनी एक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ें थी। सो एक ग्रुप की परसेप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ सेलेक्टिवली आल्टर्ड टू अलाइन विद द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव। यानी हम अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कुछ चीज़ों को पिक करते हैं और उनके ऊपर अपनी जजमेंट्स को क्रिएट कर रहे होते हैं। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सिलेक्टिव perception. So there are many things which are positive associated with it as a shortcut, or there are many things which are also negative. So selective perception को यहाँ पे से conclude करते हैं, that is the tendency to selectively interpret what one seen on the basis of one's interest, background, experience and attitude. So देखें आपको इसमें जो इंडिविजुअल के फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हुए नज़र आ रहे हैं इन सिलेक्टिव परसेप्शन। दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है, शॉर्टकट है, वो है हॉलो इफेक्ट। जब हम कोई जनरल इंप्रेशन क्रिएट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के बारे में तो वो सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेसिकली बनना चाहिए, लेकिन जब हम कई कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी भी इंडिविजुअल के हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए किसी एक कैरेक्टरिस्टिक की बिना के ऊपर उस इंडिविजुअल का एक इमेज
क्रिएट कर लें, उसकी एक परसेप्शन ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो वो क्या कहला रहा है, दैट इज कॉल्ड एज हॉलो इफेक्ट। सो हमने जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक इंडिविजुअल है, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, सोशल है, उसकी अपीयरेंस भी बहुत अच्छी है, बट आई हैव सीन हिम स्मोकिंग। टू मी स्मोकिंग इज बैड, एनीवन हु स्मोक्स इज नॉट अ गुड पर्सन। सो मैं उसकी इंटेलिजेंस, उसकी जो सोशियबिलिटी है, अपीयरेंस है, उन सब चीज़ों को निगलेक्ट करते हुए सिर्फ उस सिगरेट पीने की बिना पर मैं कहता हूँ ही इज नॉट अ गुड पर्सन। तो मैं किसका शिकार हुआ हूँ? मैं हालो इफेक्ट का शिकार हुआ हूँ। सो हालो इफेक्ट की जनरलाइजेबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती है कि बहुत सारे मैनेजर जो हैं सिंगल करेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर जजमेंट्स क्रिएट करते हैं। इवन हमारी अपनी इन्वायरमेंट में, ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में आपको नज़र आता है कि हमारे जो मैनेजर्स हैं वो ऐसी जजमेंट्स क्रिएट कर रहे होते हैं। इफ़ अ पर्सन हैजंट बीन एबल टू परफॉर्म वेल इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन, जिसके कई एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया कि इसने ये काम नहीं था किया तो ये है ही नालायक और ये नहीं कर सकता। सो वो जजमेंट्स हालो इफेक्ट के ऊपर बेस कर रही होती हैं। सो हॉलो इफेक्ट को कंक्लूड करते हैं जी, टेंडेंसी टू ड्रॉ अ जनरल इंप्रेशन अबाउट एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल करेक्टरिस्टिक्स। देन इसके ऊपर हम बात करते हैं जी, कंट्रास्ट इफेक्ट को देख लेते हैं। सो कंट्रास्ट इफेक्ट हमारे लिए किस तरह से मानी लगता है कि वो हमारे जो इमेज है, परसेप्शंस हैं, उसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। सो अब एक दो सवाल बनाते हैं। एन ओल्ड एज अमंग एंटरटेनर्स, वो ये कहता है कि नेवर फॉलो एन एक्ट दैट हैज किड्स और एनिमल इन इट। अब ये सवाल क्यों उसने उठाया कि हम किसी ऐसे एक्ट को कभी भी फॉलो ना करें जिसमें जानवर हों या बच्चे हों। वाई? आंसर दिया, ऑडियंसेस लव चिल्ड्रन एंड एनिमल्स सो मच दैट यू विल लुक बैड इन द कंपैरिजन। यानी लोगों का एक पैशन अबाउट किड्स ज़्यादा है, अबाउट एनिमल्स ज़्यादा है, तो आप उसके बीच में कहीं ना कहीं से दब जाएंगे। सो दिस एग्जाम्पल जो हमें डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि किस तरह से कंट्रास्ट इफेक्ट डिस्टॉर्ट कर सकता है किसी भी इंडिविजुअल की परसेप्शन को। अगर जनरल मीनिंग में लिया जाए तो कंट्रास्ट इज के जब हम किसी एक बंदे को दूसरे से कंपेयर करने जा रहे हैं, सो हम किसी भी इंडिविजुअल को आइसोलेशन में कभी भी कम नहीं देख रहे होते। हमारे रिएक्शन जो हैं उस बंदे की तरफ इन्फ्लुएंस होते हैं बाय अदर पर्सन्स वी हैव रिसेंटली इनकाउंटर्ड। इसकी एग्जांपल आप एक इंटरव्यू से ले सकते हैं कि मैं एक इंटरव्यू को जज कर रहा हूँ बेस्ड अपॉन कि उससे पहले आने वाला इंटरव्यू कैसा था और उससे पहले वाला इंटरव्यू कैसा था। इंस्टेड ऑफ दैट आई शुड बी जजिंग दैट पर्सन विद द बेसिकली स्टैंडर्ड्स जो कि हमें नज़र आते हैं। सो कंट्रास्ट इफेक्ट हमारे लिए जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसको यहाँ पे इंक्लूड करते हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज affected by comparisons with other people recently encountered who rank higher or lower on the same characteristics. So ये हमारा एक comparison आ गया। So इसके बाद हम बात करते हैं जी stereotyping। So next हमारा जो एक एलिमेंट है वो है stereotyping। जैसे हमने हालो इफेक्ट को देखा था, that was about an individual, इसी तरह से stereotyping भी सिमिलर चीज़ है, लेकिन ये किस पे अप्लाई होती है? This applies on a group. So जब हम किसी भी ग्रुप के इंडिविजुअल पे या किसी सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर उस पूरे ग्रुप को जज कर लें कि ये बेसिकली क्या कहलाता है? शॉर्टकट ऑफ स्टीरियोटाइपिंग। व्हेन वी जज समवन ऑन द बेसिस ऑफ आवर परसेप्शंस ऑफ द ग्रुप टू विच ही और शी बिलोंग्स। जैसे हम कहते हैं जी फ्यू मुस्लिम्स आर इन्वॉल्व इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़, और उसको ईयर 2000 के हवाले से 11 सितंबर के हवाले से कहा गया कि जी मुसलमानों ने हमला किया है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, पेंटागन के ऊपर, और उसकी बिना पर ये कंक्लूड किया गया कि ऑल द मुस्लिम्स आर टेररिस्ट्स। सो ये एक स्टीरियोटाइप है जब हम किसी इंडिविजुअल को उसकी ग्रुप की बिलोंगिंगनेस की बेस के ऊपर जज कर रहे हैं। सो देयर आर मेनी शॉर्टकट्स दैट वी यूज, दैट हम कहते हैं नर्सिंग इज़ अ जॉब दैट इज़ मोर फॉर फीमेल्स, early school teaching is a job of a female,
इसी तरह से कनाडा में एक स्टीरियोटाइप है कि जी HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जॉब इज belonging to the females. So there are many stereotypes. जैसे आर्म फोर्सेस की जॉब्स आर फॉर द मेल्स. तो ये कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं और ऐसे कई और स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि आपको अपने इर्द गिर्द नज़र आते हैं. सो इट्स डिफ़िकल्ट टू डील के एक इंडिविजुअल कई नंबर ऑफ स्टिमुलाइज को जो है वो डील कर रहा हो और अल्टीमेटली वो स्टीरियोटाइपिंग का शिकार हो सकता है. सो स्टीरियोटाइपिंग जो सी है वो पावरफुल इनफ है, इन्फ्लुएंस कर सकती है बेसिकली बहुत बड़े बड़े डिसीजंस को, इवन दोज डिसीजंस विच आर कंसिडर्ड एज लाइफ और डेथ डिसीजंस. सो यहाँ पे भी एक जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, this is of young women who are taking part in running test of employment in a police force in Peshawar. और अगर देखा जाए कि women in America and European, Eastern European, Asian etc. countries rapport उनकी क्या बनती है कि then gender stereotyping makes it difficult for them to enter the profession because it is largely regarded as a job strictly for men. जैसे मैंने अभी पहले जिक्र किया कि armed forces, security forces की job is a male oriented job. So that is the impact of stereotyping. एक प्रॉब्लम जो स्टीरियोटाइपिंग के हवाले से है कि दे आर वाइड स्प्रेड एंड ऑफल यूजफुल जनरलाइजेशंस. जैसे हम कहते हैं ना कि ये लोग इंडिविजुअलिज्म का शिकार हैं, ये कलेक्टिविज्म का शिकार हैं और लोग जो इस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो ऐसे बिहेवियर्स रखते हैं. तो ये भी हमारे पास एक स्टीरियोटाइपिंग की किस्म ही नज़र आती है. देन जी हमारे पास हमने देखा कि हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्टकट्स हैं जिसको यूज़ किया जाता है. सबसे पहला सिलेक्टिव परसेप्शन, इसको हमने डिफ़ाइन किया. देन हालो इफ़ेक्ट था हमारे पास, देन कंट्रास्ट इफ़ेक्ट हमने उसको देखा और फिर हमने किसको देखा जी, दैट इज़ स्टीरियोटाइपिंग को. इसको कंक्लूड करते हैं शॉर्टली कि ये स्टीरियोटाइप्स जो उनसे हैं हमने देखे, शॉर्टकट्स देखे, हालो इफ़ेक्ट को देखा, ये कैसे अप्लाई होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से. सो ऑर्गेनाइजेशंस में ऑल द टाइम आपको नज़र आता है कि पीपल आर मेकिंग जजमेंट्स. सो मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉयज़ को असेस कर रहे होते हैं, अप्रेजल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, उन्होंने जजमेंट्स करनी होती हैं, ठीक है, और टीम मेंबर्स को जज कर रहे होते हैं, एक दूसरे को अप्रेजल्स में जज किया जा रहा होता है. सो इसकी इम्प्लीकेशन आपको कहाँ नज़र आती है. सो इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस इन शॉर्टकट्स के ऑर्गेनाइजेशंस को पे करने पड़ते हैं. मोस्टली जो यूटिलाइज किए जाते हैं, पहली चीज़ हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू. और एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू जहाँ पे कुछ लोगों को हायर किया जाना है, आपको वहाँ पे ये शॉर्टकट्स अप्लाई होते हुए नज़र आते हैं. सो इंटरव्यूअर्स जिनसे हैं वो परसेप्चुअल जजमेंट्स क्रिएट कर रहे होते हैं जो कि शायद एट टाइम्स गलत भी होती हैं और अर्ली इंप्रेशंस क्रिएट कर लेते हैं अपने जो भी आपके पास कैंडिडेट्स आ रहे हैं और उसी की बेस के ऊपर डिसीजंस कर जाते हैं विच माइट बी हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. एक स्टडी ये बताती है कि मोस्ट इंटरव्यूअर्स जो अपने डिसीजन करते हैं वो पहले 4-5 मिनट में होता है और पहले 4-5 मिनट के बाद जो भी परफॉर्मेंस है इवन देन वो परफॉर्मेंस भी उन इंटरव्यूअर्स को अपने डिसीजन को चेंज करने पे मजबूर नहीं कर सकती. सो एक की फैक्टर हमें ये नज़र आता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो अर्लियर पार्ट ऑफ इंटरव्यू में दी जाती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस कंसिडर की जाती है देन द इंफॉर्मेशन जो कि लेटर स्टेजेस में आ रही होती है. सो हमारे डिसीजंस इन्फ्लुएंस होते हैं. देन हमें दूसरा जो नज़र आता है इम्प्लीकेशन वो है परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस. जैसे मैं कहता हूँ जी ए पर्सन इज़ अ वेरी गुड पर्सन और मैं फिर उसको अच्छा साबित करने की तरफ ही ढूंढ रहा होता हूँ कि मेरी जो परसेप्शन अबाउट दैट पर्सन है मैं उसी को वैलिडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ यार सबूत ढूंढूँ कि हाँ ये अच्छा है. इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. ये पेगमिलियन इफेक्ट को भी बताती है, डिस्क्राइब्स कि हाउ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय अदर्स एक्सपेक्टेशंस. इसकी एक स्टडी जो सी है क्लासरूम के ऊपर भी आपको मौजूद नज़र आती है जहाँ पे आप परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल होता हुआ देखते हैं. जैसे मैं फर्ज करें एक ग्रुप जो कि अच्छे बच्चों का ग्रुप नहीं है उसको टारगेट कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि बेटा आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, मुझे आपसे बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं. सो अल्टीमेटली बच्चे क्या करते हैं वो अपनी रिस्पेक्ट को उधर बनाने के लिए अल्टीमेटली स्टार्ट डूइंग हार्ड वर्क और वो अच्छा बन के दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं.
ठीक है। सो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस दूसरों की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी इफेक्ट कर सकती हैं। सो एक्सपेक्टेशंस की बेस के ऊपर एट टाइम हम उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। देन हमारे पास आ जाती हैं जी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस। इसको अगर हम देखें तो जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय को साल के बाद असेस किया जाता है, उसकी बेस पे उसकी प्रमोशंस हो सकती हैं, डिमोशंस हो सकती हैं, सैलरी इंक्रीमेंट्स लग सकती हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अप्रेजल। सो उस अप्रेजल में हम इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को असेस करते हैं और उसको ग्रेडिंग दे देते हैं। उसी की बेस के ऊपर उसके की डिसीजंस होते हुए आपको नज़र आते हैं। एट टाइम हम वहाँ पर भी जजमेंट्स क्रिएट कर रहे होते हैं इंडिविजुअल्स के बारे में, जो कि शॉर्टकट्स के ऊपर बेस करती हैं। और देन हमारे पास जी ये चीज़ें हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्लीकेशन में नज़र आती हैं। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी को जो हमने देखा था परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस के, उसको यहाँ पर कंक्लूड कर लेते हैं। सिचुएशन इन विच अ पर्सन इनएक्यूरेटली परसीव a second person and the resulting expectations cause the second person to behave in ways consistent with the original expectations. So जो हमने अभी एग्जाम्पल भी की थी टीचिंग और स्टूडेंट्स के हवाले से, that is also an example of self-fulfilling prophecy. सो ये आपको नज़र आते हैं जी कॉमन शॉर्टकट्स जो कि परसेप्शन में लिए जाते हैं और उसकी इम्प्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशंस में आपको क्या नज़र आती है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।